अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हमारा सबक रहेगा अलामतें, यानी उर्दू पढ़ने के दौरान जो अलामतें इस्तेमाल होती है और जो अलामतें सामने आती हैं उनको क्या कहते हैं और उनका इस्तेमाल क्या है। अलामतें जैसे ज़बर ज़ेर पेश, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, जज़्म, तशदीद और मद वगैरह। इनमें से ज़बर ज़ेर पेश को तो हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है और रिवीजन में हम और भी अच्छा इसको समझ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश से। इसमें से मैं हर एक की मिसाल आपको दूंगा, मगर साथ में आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश ये अरबी में इस्तेमाल होते हैं और दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश ये भी अरबी में इस्तेमाल होते हैं। मगर उर्दू ज़ुबान जो कि अरबी, हिंदी, फ़ारसी ज़ुबान से मिलकर बनी है, इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश कहाँ इस्तेमाल होते हैं और अरबी ज़बान में जो जो अलामतें आती हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। तो सबसे पहले तो मैं आपको हर एक अलामत बोर्ड पर लिखकर बता देता हूँ और मिसाल देकर एक एक अलामत को मैं आपको समझाऊँगा। मिसाल के तौर पर ज़बर, इसको हम ज़बर कहेंगे। तो चलिए मैं आपको हर एक की मिसाल देकर समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर ज़बर ज़ेर पेश ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर अलिफ के ऊपर ज़बर रहेगा तो इसको हम पढ़ेंगे अ, अगर ज़ेर रहेगा तो इसे हम पढ़ेंगे ई, और अगर पेश रहेगा तो इसको हम पढ़ेंगे ऊ। तो ये तो हो गया ज़बर ज़ेर पेश। इसके अलावा अगर अलिफ के ऊपर दो ज़बर रहेगा तो इसको हम पढ़ेंगे अन, और अगर अलिफ के नीचे दो ज़ेर रहेगा तो इसको हम पढ़ेंगे इन, और अगर अलिफ के ऊपर दो पेश रहेगा तो इसे हम पढ़ेंगे उन। क्योंकि इसको हम पढ़ रहे थे पहले अ ई उ, मगर दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश की वजह से उसके बाद नून और ऐड होगा, यानी जो आवाज़ आ रही थी वही आवाज़ आएगी, बस उस आवाज़ के बाद हम नून को और इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर अ पहले ही इसकी आवाज़ थी तो उसके बाद हम नून बढ़ाएंगे अन, और इसकी आवाज़ पहले ही से ई थी तो उसके बाद हम नून बढ़ाएंगे इन, और इसकी आवाज़ पहले ही से ऊ थी तो उसके बाद हम नून बढ़ाएंगे उन। तो इसका तलफ़ुज़ ये हो जाएगा अन, इसका तलफ़ुज़ हो जाएगा इन, और इसका तलफ़ुज़ हो जाएगा उन। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश की। तो देखिए, अगर अलिफ के ऊपर खड़ा ज़बर आएगा तो इसको हम पढ़ेंगे आ, और अगर खड़ी ज़ेर आएगी तो इसको हम पढ़ेंगे ई, और अगर उल्टा पेश आएगा तो इसको हम पढ़ेंगे ऊ। मतलब ये समझ लीजिए, जो कि हमने इससे पहले अलिफ मद्दा, या मद्दा और वाव मद्दा पढ़ा है, तो यूँ कहा जाता है कि खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के, यानी अलिफ के ऊपर अगर खड़ा ज़बर है तो ये बराबर है अलिफ मद्दा के, और अगर अलिफ के नीचे खड़ी ज़ेर है तो ये बराबर है या मद्दा के, और अगर अलिफ के ऊपर उल्टा पेश है तो ये बराबर है वाव मद्दा के। मैं आपको दो ज़बर की एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है मजबूरन।
तो इसमें आप याद रखें कि र के ऊपर मैंने दो ज़बर लगाया है और दो ज़बर के बाद मैंने अलिफ लगाया है। तो अरबी का एक कायदा है कि जहाँ पर भी दो ज़बर लगेगा, दो ज़बर के बाद अलिफ ज़रूर लगेगा। चाहे अलिफ पढ़ा नहीं जाएगा मगर अलिफ ज़रूर लिखा जाएगा। जैसा कि तकरीबन, बन, बाद व ज़बर बन, मगर इसके साथ अलिफ भी आया है चाहे हम अलिफ पढ़ नहीं रहे हैं। और खड़ा ज़बर की मिसाल जैसे अर्रहमान, यहाँ पर रहमान में मीम के ऊपर खड़ा ज़बर है तो रहमान में खड़ा ज़बर ही आता है, हम रहमान इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। अब मैं आपको तशदीद की एक मिसाल देता हूँ, जैसे अब्बा। तो ब का जो हमने डबल पढ़ा है ये तशदीद की वजह से। जहाँ पर भी हिंदी में आधे अल्फाज इस्तेमाल होते हों एक जैसे, जैसे म और न, ऐसे अल्फाज जहाँ पर भी हिंदी में इस्तेमाल होते हैं उस जगह पर उर्दू में तशदीद लगती है। जैसे अलिफ बा अब, बा अलिफ बा, अब्बा, अम्मी, यहाँ पर हम तशदीद लगा देंगे। तो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर तशदीद लगा रहा हूँ मगर उर्दू में तशदीद लगी हुई नहीं रहेगी, आपको फिर भी वो तशदीद पढ़ना है। तो इसकी मैं आपको बहुत सारी मिसालें दूंगा, आप मिसालों में समझ जाएंगे कि तशदीद किसे कहते हैं और तशदीद का इस्तेमाल कहाँ होता है। इसी तरीके से जज़्म, जज़्म का इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर पुल पर मत चल, पुल, ये लाम के ऊपर जज़्म है। पर, यहाँ पर रा के ऊपर जज़्म है। मीम ता, यहाँ पर ता के ऊपर जज़्म है। चल, चल में लाम के ऊपर जज़्म है। जहाँ पर हम रुकते हैं वो जज़्म रहता है। मिसाल के तौर पर बंद, यहाँ पर नून के ऊपर जज़्म है, बंद। सख्त, यहाँ पर ख के ऊपर जज़्म है। मतलब जहाँ पर हिंदी में आधा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसकी जगह उर्दू में जज़्म इस्तेमाल होता है। और जहाँ पर हम पढ़ते हुए रुक जाते हैं वहाँ पर भी जज़्म इस्तेमाल होता है। जैसे पुल, लाम के ऊपर हम रुक गए तो ये लाम के ऊपर जज़्म है। पर, र के ऊपर हम रुक गए हैं तो र पर जज़्म है। मत, इसमें ता पर जज़्म है। चल, इसमें लाम पर जज़्म है। अब मैं आपको मद की मिसाल देता हूँ। मद इस तरीके से होता है। मिसाल के तौर पर हमको बोलना है आम, तो अलिफ के ऊपर मद है। आज, और इतना याद रखें कि मद अलिफ के ऊपर ही लगता है, कभी भी ब के ऊपर उर्दू में मद नहीं लगता है। मिसाल के तौर पर बाम, तो ये गलत हुआ, ब के ऊपर मद नहीं लगेगा। अलिफ के ऊपर मद इसलिए लग रहा है क्योंकि अलिफ मद्दा के लिए कभी भी डबल अलिफ साथ में नहीं आएगा, मगर बा अलिफ साथ में आता है, ता अलिफ साथ में आता है, मगर अलिफ अलिफ साथ में नहीं आता है, इसलिए वहाँ पर मद इस्तेमाल होगा। आम, आज वगैरह। तो दोस्तों मैंने आपको बोर्ड पर जो भी मिसालें दी हैं उसकी कुछ मिसालें मैं आपके सामने पेश करता हूँ, जिसमें मैं आपको जज़्म और तशदीद की मिसालें दूंगा। आपको समझने के लिए बड़ी आसानी रहेगी, तो आप हर एक मिसाल को गौर से सुनिए और समझिए। तो चलिए मैं आपके सामने कुछ मिसालें पेश करता हूँ। सर्द, गर्द, मर्द, जर्द, वक्त, खर्च, मिर्च, बर्फ, सख्त, फ़िक्र, शुक्र, ज़िक्र, सुर्ख, दस्तगिन, मिलकर रह, दिख मत कर, पुल पर चल, गुम मत कर,
अम्मी, अब्बा, चम्मच, रस्सी, रद्दी, लट्टू, मच्छर, मक्खी, हड्डी, उल्लू, सिक्का, दिल्ली, बिल्ली, कुत्ता, गुड्डा, रज़्ज़ाक़, गफ़्फ़ार, गद्दार, मक्कार, मजबूरन, जबरन, तक़रीबन, मसलन, वक़्तन फ़वक़्तन। मैंने आपको अलीफ, बा, जीम, दाल और सीन, शीन की मश्क मुकम्मल दे दी थी। तो अब मैं आपको शीन से आगे मश्क देता हूँ। अब हमको सीखना है सौद कैसे बनाते हैं। तो सौद इस तरीके से बनाएंगे। आपको इस तरीके से बनाना है, यानी जो लाइन होती है उस लाइन की बराबरी पर आप इस तरीके से बनाएंगे। लाइन की बराबरी पर आपको ये ले जाना है और ये हिस्सा आप लाइन से थोड़ा नीचे उतारेंगे। तो आप सौद ऐसे बनाएंगे। उसके बाद फिर आप गोलाई देंगे, यानी लाइन से पहले ही आपको मोड़ना है ऐसे। सौद ऐसे बनेगा। एक बार फिर से आपके सामने बनाकर बता देता हूँ। ऐसे हम सौद बनाएंगे। और तो बनाने का भी तरीक़ा यही रहेगा। इसमें भी हम इस तरीके से सौद की तरह गोलाई देंगे। उसके बाद हम अलीफ यहाँ पर लगाएंगे, अलीफ वाली अलामत इस तरीके से। वैसे अक्सर लोग तो इस तरीके से लिखते हैं, तो हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे। इसमें आप उसको सफाई के साथ नहीं लिख पाएंगे। तो हमको ऐसे लिखनी है, सौद की तरह बनाना है। उसके बाद आप अलीफ वाली अलामत यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर। उसके बाद आइन आपको इस तरीके से बनाना है। जैसे ये लाइन है तो इस लाइन के ऊपर सबसे पहले तो आप इस तरीके से बनाएंगे। उसके बाद आप इसको गोलाई देंगे। गोलाई सीखना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने आपको बताया था कि 14 से 15 हर्फ उर्दू में गोलाई वाले हैं। तो आपको गोलाई सीखना है। तो आइन इस तरीके से बनाएंगे। और फ़ा में हम पहले इस तरीके से ट्रायंगल बनाएंगे और उसके बाद हम बा की तरह हम उसको बनाएंगे। इस तरीके से हम फ़ा बनाएंगे। और कौफ भी इसी तरीके से बनाएंगे, उसमें भी इस ट्रायंगल बनाएंगे। उसके बाद हम उसको गोलाई देंगे। तो आज मैंने आपको 5 हर्फ लिखना सिखाए हैं और आपको मज़ीद समझने में आसानी रहेगी, इसलिए मैं यही कॉपी में लिखकर बताता हूँ, ताकि आपको मश्क लिखने में भी आसानी रहेगी और आप अपनी कॉपी में भी इसको ट्राई कीजिए। जितना हो सके इतना ऐसे ही बनाने की कोशिश कीजिए जिस तरीके से मैंने इसको बनाया है, और जहाँ पर मैंने ट्रायंगल बनाया है और जहाँ पर मैंने गोलाई दी है, और मैंने लाइन के कितने ऊपर से लफ्ज़ शुरू किया है और कहाँ पर ख़त्म किया है, ये आपको ध्यान देना है और आपको इसी तरीके से ट्राई करना है। अगर आप अच्छा बना पाए जैसा मैंने बनाया है तो आप ये चीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें, और आपको लिखने में क्या दुश्वारी पेश आ रही है ये भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। रोज़ाना इंशाल्लाह इस तरीके से मैं आपको 5-5 अल्फाज की मश्क दूंगा, तो एक दिन आप बड़ी सफाई के साथ उर्दू लिखना सीख जाएंगे। तो चलिए मैं आपको एक बार तो कॉपी में लिखकर बता देता हूँ। आप भी इसी तरीके से 4 लाइन की कॉपी में लिखिए और अपने घर पर इसकी मश्क कीजिए। इंशाल्लाह आपकी भी राइटिंग सही हो जाएगी। तो दोस्तों, जो मैंने आपको कॉपी में लिखकर बताया है आप इसको अपने घर पर ट्राई कीजिए और
सफाई के साथ लिखने की कोशिश कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।